हेलो दोस्तों। मैं हूं मृण्मय और क्राइम इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है द मोस्ट इनफेमस, द मोस्ट डेंजरस एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रूअल सीरियल किलर की, जिसका नाम है द BTK किलर। मतलब इसका नाम डेनिस रेडर है और इसने खुद का ही अपना नाम रखा है BTK, मतलब बाइंड, टॉर्चर और किल। तो सोचिए कितना खतरनाक आदमी होगा दोस्तों जिसने अपना ये नाम रखा है। तो आज की कहानी इसी के ऊपर है। और दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी नए व्यूअर्स हैं दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कीजिए, क्योंकि इस चीज़ का मैं बहुत दिन से होप और वेट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करने में। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये जो BTK किलर है इसका असली नाम है डेनिस रेडर और ये अमेरिका का एक बहुत ही खूंखार सीरियल किलर है। वैसे तो अमेरिका में सीरियल किलर भर भर के पड़े हुए हैं। तो दोस्तों सोचिए कि इतने सीरियल किलर के बीच अगर किसी का नाम बहुत ही ऊपर आता है तो वो कितना ही खूंखार, कितना ही इविल एक आदमी होगा। और ये जो नाम है द BTK मतलब बाइंड, टॉर्चर, किल, तो ये नाम इससे खुद रखा है। बाइंड मतलब बांध के रखना, फिर उसको टॉर्चर करना विक्टिम को, और उसके बाद उसका खून कर देना। ये जो जितने खून इसने किए हैं वो सारे कैंसस स्टेट के विचिटा एरिया में किए हैं। ये जो सारे के सारे खून इसने किए वो करीब 1974 से लेकर 1991 के बीच किए हैं। और इस बीच इसके जो नोन विक्टिम है वो है 10 लोग, लेकिन इससे कई और ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनके प्रूफ एक्चुअली नहीं मिले। ये सिर्फ खून नहीं करता था दोस्तों, ये क्या करता था, खून करने के बाद इसको मतलब एक पूरा फुल साइकोपाथ था। ये खून तो करता ही था, पर इसके अगेंस्ट में इसको मीडिया वगैरह में इसको नाम भी चाहिए था, इसकी खबरें वो लोग छापे, पुलिस वगैरह इसके पीछे पड़ जाए, ये सब चीज़ें इसको चाहिए थी, मतलब अटेंशन इसको चाहिए थी। और इस वजह से ये अपने खून और मर्डर्स, क्राइम, ये सब के बारे में पुलिस और मीडिया को लेटर लिखता था, एनोनिमस लेटर लिखता था। और उन लेटर्स में ये अपने जो क्राइम है वो पूरा डिटेल वे में उस क्राइम को लिखता था। दोस्तों 1974 में इसने ये सब क्राइम शुरू किया और इसका जब इसको अरेस्ट किया गया वो था 2004, यानी कि करीब 30 सालों तक इसका आतंक बना रहा। और दोस्तों इसके बारे में मैंने एक बात नोटिस की है कि कई सीरियल किलर ऐसे होते हैं जो देखने में थोड़े नॉर्मल जैसे, मतलब मासूम जैसे दिखते हैं, लेकिन आप इस आदमी की शक्ल देखिए, मतलब देखने से ही कितना खतरनाक आदमी लग रहा है। और ये इतना शातिर था कि जैसे तो समाज में, सोसाइटी में ये बहुत ही एक अच्छा आदमी था। ये एक चर्च का मेंबर था, मेंबर क्या, उस चर्च का ये प्रेसिडेंट था। और इसका एक फैमिली था, इसके 2 बच्चे थे, बीवी थी, और ये काफ़ी नॉर्मली रहता था। लेकिन इसके अंदर, इसके दिमाग में जो ये एक साइकोपैथ है, एक सोशियोपैथ है, वो किसी को नहीं मालूम था जब तक ये अरेस्ट नहीं हो चुका था। जब ये अरेस्ट हुआ था दोस्तों, इसके घर वाले भी मतलब शॉक हो गए थे कि जिस फादर के साथ, जिस आदमी के साथ इतने दिनों तक वो लोग रहे, वो इस तरह का एक भयंकर ये एक सीरियल किलर है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि वो जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों ये डेनिस रेडर का जन्म 9 मार्च 1945 को हुआ था। कैंसस जो स्टेट है वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। इसकी माँ का नाम था डोरोथी रेडर और फादर का नाम था विलियम्स रेडर। तो ये कपल के 4 बेटे थे और ये डेनिस भी एक था जो सबसे बड़ा बेटा था। अब दोस्तों ये कैंसस में कहीं और पैदा हुआ था, लेकिन ये बड़ा हुआ था विचिटा में, और ये वही जगह है जिस जगह पे इसने अपने सारे क्राइम्स किए हैं। और दोस्तों जैसे बचपन में काफ़ी क्रिमिनल्स के लाइफ में ऐसा हुआ कि माँ बाप उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसका केस भी कुछ ऐसा ही था। इसके जो पेरेंट्स थे वो लोग नौकरी करते थे और बहुत ही लॉन्ग आवर्स ये लोग नौकरी करते थे, और इस वजह से ये लोग अपने बच्चों को, स्पेशली डेनिस को, ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। इस चीज़ के बारे में मतलब डेनिस ने बाद में खुल के बात की है कि उसको ये एकदम पसंद नहीं था कि उसके माँ बाप उसके ऊपर ज़रा भी ध्यान नहीं देते थे। अब दोस्तों इसके फैमिली का भी ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मतलब बहुत ही यंग एज से ये डेनिस को एक बीमारी हो गई थी। वो बीमारी ये थी, एक सेक्सुअल बीमारी जिसको बोलते हैं, कि इसको सैडिस्टिक जो सेक्सुअल प्लेजर्स है या फिर इमेजरी है वो सब इसको पसंद है।
जैसे नॉर्मल कॉमन लोग रहते हैं तो उनका जो सेक्सुअल लाइफ ऐसा होता है वो समझो नॉर्मल ऐसा होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा अजीब ही वियर्ड टाइप के होते हैं, जिनको इस तरह का वियर्ड चीज़ें पसंद है, और डेनिस भी उन लोगों में से ही एक था। उसका जो सेक्सुअल प्लेजर था दोस्तों, जो उसके माइंड में वो ऐसे इमेजिन करता था, वो था एक सैडिस्टिक सेक्सुअल फैंटेसीज अबाउट टॉर्चरिंग वुमन। उसके माइंड में वो ऐसा ड्रीम करता था, ऐसा इमेजिन करता था कि वो किसी महिला को या लड़की को किडनैप कर लेता है, फिर उसको ट्रैप करता है, टॉर्चर करता है, और इस चीज़ से उसे सेक्सुअल फैंटेसीज मिलती है। तो काफ़ी यंग एज से उसको ये बीमारी थी कि वो ऐसे इमेजिन करता था सैडिस्टिक सेक्सुअल फैंटेसीज। उसको सिर्फ यही नहीं, उसको जूओ सैडिज्म भी था, मतलब वो जानवरों को भी तड़पता हुआ देख के उनको टॉर्चर किया। समझो कोई वीडियो है जिसमें कि कोई जानवर को टॉर्चर कर रहा है, उस जैसे चीज़ों का जो इमेजरी है, फोटो वगैरह है, वो सब देख के वो सेक्सुअली एक्टिव होता था, सेक्सुअली फैंटिसाइज करता था उन सब चीज़ों को। यहाँ तक कि वो बचपन में कई जानवरों को, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, उनको बांध के ऐसे वो उल्टा लटका देता था और उनको पूरी तरह से टॉर्चर करता था। तो एक तरह से मतलब अगर कहा जाए तो दोस्तों, इसका जो सेक्सुअल जो इसका इमेजिनेशन है वो बहुत ही ख़राब था, मतलब बहुत ही वियर्ड था। एक तो मैंने आपको बोला जैसे ट्रैप्ड वुमन या फिर किडनैप करके उनको टॉर्चर करना वो, और एक जो जानवरों को ऐसे उल्टा लटका देना, उनको मारना, टॉर्चर करना, और इसके बाद इसको और कुछ मतलब प्रॉब्लम्स जैसे वॉयरिज्म, मतलब छुप छुप के वो लड़कियों को देखता था कपड़े बदलते हुए, कहीं काम करते हुए, उनके घर के खिड़की के बाहर वो आके उनको खिड़की के बाहर से देखता था छुप छुप के। फिर इसको एक और चीज़ का शौक था कि वो ऑटो एफिक्सिएशन मतलब किसी का गला वगैरह दबाना किसी चीज़ से, ताकि उसका सांस फूल जाए। तो ये क्या करता था, सेक्सुअल प्लेजर लेने के लिए ये खुद ही खुद का गला दबाता था किसी कपड़े से या अपने हाथों से, जिसको ऑटो एफिक्सिएशन बोलते हैं, और इस चीज़ से उसे सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलता था। और एक काम वो और करता था, वो है क्रॉस ड्रेसिंग, यानी कि वो एक ऐसे ट्रांस स्टेट में पहुंच जाता था जब खुद को वो मतलब लड़कियों के कपड़े पहना लेता था और खुद को वो आईने में एक अलग नज़रिए से देखता था, जैसे वो ही नहीं है, कोई औरत है। तो क्रॉस ड्रेसिंग वो करता था, लड़कियों के कपड़े पहनता था। तो ये सारी चीज़ें सुन के आपको पता चल गया कि बचपन में ही जब इसकी ये सब आदतें थी तो ये कितना बुरी तरह से सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड या फिर अजीब एक वियर्डो बोल सकते हैं इसको, इस तरह का ये इंसान था जिसके मतलब ये सारे शौक थे। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए, मतलब ये सब रियल लाइफ में करने के लिए वो क्या करता था, वो लड़कियों की या महिलाओं के कपड़े पहन के दूसरे महिलाओं के ऊपर स्पाई किया करता था, मतलब उनके पीछे लग जाता था, दूर से उनको देखता था, और ये काम मतलब वो महिला का वस्त्र पहन के करता था। और ये अपने जो नेबर्स है उन नेबर्स को भी स्टॉक करता था, तो वो लोग अपने अंडर गारमेंट्स, अंडरवेयर वगैरह जब धोके मतलब सुखाने रखते थे तो वो जाके वो सब उनको चोरी करके लेके आता था अपने पास। तो दोस्तों देखिए, मतलब बहुत ही वियर्ड आदमी है, बहुत ही ज़्यादा। उन सारे अंडर गारमेंट्स को लाके मतलब अपने पास रख लेता था एज ए सुवीनियर, फिर मैस्टरबेट वगैरह, मतलब एकदम ये सब बोलने में भी ख़राब लग रहा है, लेकिन इस तरह का ये आदमी था जिसकी मतलब जो सेक्सुअल ड्रीम्स है वो सब बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। अब दोस्तों ये सब चीज़ें करके, वॉयरिज्म करके या फिर खुद को लड़कियों के कपड़े पहना के, ये सब थोड़े दिन उसका चल रहा था। लेकिन जैसे हर एक ड्रग का एक ऐसा होता है कि पहले आप कम से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे उसका नीड आपको बढ़ते जाता है। उसी तरह से ये सब चीज़ें भी उसके साथ थी कि पहले वो ऐसा ये सब मैगजीन्स वगैरह देखता था या फिर इमेजिन करता था, खुद को क्रॉस ड्रेसिंग करता था, लड़कियों के कपड़े पहनाता था, पर धीरे धीरे उसका जो नीड है, उसका जो सेक्सुअल प्लेजर का नीड है वो बढ़ते जा रहा था। लेकिन अब तक भी वो ऐसा सोच नहीं रहा था कि वो ऐसा खून करेगा उसके प्लेजर को कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए वो खुद को कपड़े पहना था लड़कियों के, और एक अजीब सा एक मास्क लगाता था अपने चेहरे पे, और वो आईने के सामने खड़ा हो जाता था, और उसके बाद वो खुद ऑटो एफिक्सिएशन मतलब खुद को बांध लेता था, गले में ऐसा रस्सी डाल के उसको खींचता था, और वो ऐसे ही प्रिटेंड कर रहा था कि वो मतलब विक्टिम है, किसी ने उसको किडनैप कर लिया, वो खुद को विक्टिम दिखा के ऐसा प्लेजर वो ले रहा था। लेकिन फिर भी ये सब जितनी सारी चीज़ें थी वो छुपा के रख रहा था पूरे सोसाइटी से, मतलब सोसाइटी के सामने वो एक नॉर्मल इंसान ऐसा शो कर रहा था। दोस्तों हाई स्कूल पास करने के बाद ये वहाँ के ही एक यूनिवर्सिटी में ये पढ़ने लगा,
लेकिन ये पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था और 1 साल बाद ही इसने ड्रॉप आउट कर दिया। अब 1966 से 1970 तक इसका जो पीरियड था वो अच्छा था, क्योंकि वो वहाँ के एयर फोर्स में, अमेरिकन एयर फोर्स में शामिल हो गया था। वो 4 साल ये काफ़ी अच्छे बीत रहे थे उसके लिए। और 1971 में जाके पॉला डियाज करके एक महिला से उसने शादी की, जिसके बाद उसके 2 बच्चे भी हुए। दोस्तों, रेडर ने अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कई अलग अलग जगहों पे काम किया और बहुत सारे नौकरी उसने की। और एक तो ऐसे फ़नी चीज़ है दोस्तों, वो एक ADT सिक्योरिटीज़ करके एक कंपनी में जो CCTV कैमरा वगैरह घरों में सिक्योरिटी सिस्टम लगाने का काम भी करता था। और उस टाइम ये कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही थी। उसका रीज़न ही BTK किलर था, क्योंकि उस एरिया में ये BTK किलर इतना आतंक हो गया था कि सारे लोग ये जो सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम कैमरा वगैरह, अपने घर में इंस्टॉल कर रहे थे। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि जो आदमी ये इंस्टॉल कर रहा है वही BTK किलर है। तो सोच के ही कितना अजीब लगता है कि आप जिस आदमी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए पैसा खर्च करके ये सब सिक्योरिटी सिस्टम लगा रहे हैं, वो आदमी खुद वो सिस्टम आपके घर में लगा रहा है। अब उसकी ज़िंदगी ऐसे आगे बढ़ रही थी और 1974 के बाद तो किलिंग्स भी शुरू होने वाली थी। और इस बीच वो चर्च भी जाने लगा था, क्राइस्ट लुथरन चर्च। उस चर्च का वो मेंबर था और एक टाइम में जाके वो इसका प्रेसिडेंट भी बन गया था। अब देखिए दोस्तों, यही बात है सीरियल किलर्स की या फिर क्रिमिनल्स की। मतलब आप सोचिए, आप सोच भी नहीं सकते कि एक चर्च का प्रेसिडेंट, एक इतने बड़े चर्च का प्रेसिडेंट एक सीरियल किलर है जो कितने सालों से ऐसा किलिंग्स कर रहा है। तो ये लोग कितना स्मार्ट होते हैं कि ये लोग अपना काम भी करते रहते हैं और उसका जो डीप सेक्सुअल डिज़ायर्स है वो सब भी वो लोग कंप्लीट करते रहते हैं, अलग टाइम में। अब दोस्तों, टाइम आ गया था 1974 और ये जो रेडर है, इसकी जो ये सब जो इमेजिनेशन है वो अभी तक तो ये सिर्फ दिमाग में कर रहा था या फिर क्रॉस ड्रेसिंग करके खुद के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लेकिन अभी उसका एक स्टेप बढ़ गया था और अभी वो खून करने वाला था। उसको ये सब चीज़ें रियलिटी में चाहिए थी। किसी वोमेन को ट्रैप करना, फिर उसको टॉर्चर करना, उसको मारना, ये सब अभी वो रियल में करना चाहता था। उसको जो ये सब जैसे बॉन्डेज है, फिर ये सब जो BDSM वगैरह है, वो सब का बहुत ही उसको शौक था। दोस्तों, 15 जनवरी 1974 को विचिता में ही एक ओटेरो फैमिली है। इस ओटेरो फैमिली के 4 लोगों को ये अपने घर में बंधक बना लेता है, उनके घर में, और उनका खून कर देता है। अब ये खून कैसे होता है मैं आपको बोल रहा हूँ। ये एक महिला का बुरी तरह से पीछा कर रहा था जिसका नाम था जूली ओटेरो। बहुत दिन से ये उसको देख रहा था और उनकी बेटी को भी। और एक दिन उसको ऐसा दिखा कि ये लोग घर पे है, तो इसने क्या किया, उनके घर का रेकी किया, फिर एक बंदूक लेके उनके घर के पास गए। उसी समय उस महिला का जो बेटा था, जोसेफ ओटेरो जूनियर, जो सिर्फ 9 साल का था, वो स्कूल जाने के लिए अपने गराज के दरवाजे से ऐसे बाहर आ रहा था, घर के बाहर, और इसने उसको फिर बंदूक दिखा के अंदर धकेल दिया अपने घर के अंदर, और वो भी उनके घर के अंदर चला गया। उस घर के मालिक जोसेफ ओटेरो थे, उनकी पत्नी जूली ओटेरो, उनका बेटा ये जोसेफ ओटेरो जूनियर और उनकी एक 11 साल की बेटी जोसेफिन ओटेरो। ये चारों लोग उस समय उस घर पे थे। अब दोस्तों, ये रेडर चालाक भी बहुत था। इसको मालूम था कि ये अकेला ही इन चारों के ऊपर ओवर पावर नहीं कर सकता, इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए उसने एक प्लान किया। जब वो बंदूक और चाकू वगैरह लेके उनके घर में घुस गया, तब इसने जो 2 एडल्ट थे, जो हाउस के ओनर थे और उनकी पत्नी, तो उनको इसने बोला कि वो इनके यहाँ पे रॉबरी करने के लिए आया है, और उसने उनको बोला कि एक दूसरे को बांधने के लिए बोला। तो उसका प्लान देखिए दोस्तों, अगर घर के मालिकों को ज़रा भी शक होता कि ये उनका खून करने आया है, तो वो लोग कुछ भी करते अपने बच्चों को बचाने के लिए या फिर खुद को बचाने के लिए। लेकिन जब उनको मालूम चला कि ये रॉबरी करने आया है, तब उन्होंने सोचा होगा कि हम लोग खुद को बांध ही देते हैं, ये रॉबरी करके चला जाएगा, हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ये चीज़ उन्होंने इस डेनिस की ट्रस्ट कर ली और ख़ुद को बांध दिया। और ये उनकी आखिरी गलती साबित हुई दोस्तों, क्योंकि डेनिस का मकसद तो इन चारों का खून करना था, क्योंकि ये उसका पहला खून था। और ये सब जो ये कर रहा था, ये किसी को बांधना, टॉर्चर करना, खून करना, ये उसका सदियों से उसका ऐसा ये डिज़ायर था
और ये अपना जो ये डेविलिश प्लान है वो अभी वो पूरा करने वाला था, जिसका ये डिकेज से मतलब प्लान कर रहा था। पहले तो इसने उन लोगों से कहा कि खुद को बांध ले, तो उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद ये उनको टॉर्चर करने लगा। पहले तो वो दोनों बच्चों को बेसमेंट में लेके गया, वहाँ पे रख दिया उनको। फिर ऊपर आकर जो मर्द और वो औरत थे उनको बुरी तरह से स्ट्रेंगुलेट किया इसने, कभी रस्सी से, कभी प्लास्टिक बैग उनके सर में डाल देता था। और फिर जब वो लोग सांस लेने की कोशिश करते तो बीच बीच में ये उनको सांस लेने भी देता, ताकि धीरे धीरे उनको ये मार सके टॉर्चर कर करके। और ऐसा करते करते फिर उसने इन दोनों को मार डाला। अब ये दोबारा से ऐसा नहीं है कि इसने सिर्फ एडल्ट्स को मारा दोस्तों, इसने उन बच्चों को भी नहीं छोड़ा। वो वापस से उस बेसमेंट में गया और वहाँ पे जाके उसने जो 9 साल का था जोसेफ ओटेरो जूनियर, तो उसको उसने ऐसे ही स्ट्रेंगुलेट करके मार दिया। फिर उसके बाद जो जोसेफिन थी जो 11 साल की थी, उसको बेसमेंट के एक पाइप में इसने बुरी तरह से बांध दिया था और उसके सारे कपड़े इसने उतार लिए। उस कपड़े को उतारने के बाद वो वहाँ पे ही मैस्टरबेट करने लगा, लेकिन किसी को भी उसने मतलब ऐसा सेक्सुअली अब्यूज़ नहीं किया, पर उसने अपना जो सीमन है वहाँ पे उसने छोड़ दिया। ये 1974 की बात है दोस्तों। और उसके बाद उसने जोसेफिन का भी खून कर दिया गला घोट के। ये चारों की जो मौत हो गई, मतलब जिसको ओटेरो फैमिली किलिंग्स बोलते हैं, इसका डिस्कवर किया उनके ही और 4 बच्चे थे। जब वो स्कूल से वापस आए तब उन्होंने देखा कि उनके माँ बाप एक जगह पड़े हुए हैं और बेसमेंट में उनके भाई बहन पड़े हुए हैं। जो उनका बड़ा लड़का था, बाद में उसके इंटरव्यू में बोला है कि इस चीज़ से, मतलब कितनी पुरानी बात है, अब तक वो उभर नहीं पाया है जो चीज़ उसने उस दिन वहाँ पे देखा अपने घर में। कितनी दर्दनाक मौत दी है, सोचिए दोस्तों, इस डेनिस ने उस पूरे परिवार को। अब दोस्तों ये डेनिस जो था, इसको एकदम अटेंशन का भूखा था वो। उसने जो इतना बड़ा कांड किया है, एक आधे फैमिली को ख़त्म कर दिया है, तो उसके बारे में उसको ये भी था कि उसके बारे में ये जो न्यूज़ वाले हैं, मीडिया वाले हैं, ये सब उसके बारे में छापे, इस न्यूज़ की खबर वहाँ पे छापे। और इस न्यूज़ को फेमस करने के लिए उसने क्या किया, एक लेटर लिखा और वो लेटर एक पब्लिक लाइब्रेरी में किताब के अंदर छुपा दिया। और पुलिस और मीडिया को उसने फ़ोन करके बोला कि मैं हूँ बीटी के किलर और मैंने इस पूरे ओटेरो किलिंग्स को अंजाम दिया है, और इस मतलब पूरे क्राइम के बारे में एक लेटर में मैंने इस लाइब्रेरी में एक किताब के अंदर रख दिया है। पुलिस उस किताब को ढूंढने में कामयाब हुई और उस लेटर को पढ़ा। उस लेटर को पढ़ते ही दोस्तों पुलिस और मीडिया के होश उड़ गए। और उस लेटर में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी थी जो एकदम ही, क्या बोलूँ मैं आपको, एकदम ही डिटेल में उसने बात की थी ये किलिंग उसने कैसे की है। अब दोस्तों 74 से लेके 77 के बीच 19 मतलब इसने 3 और खून कर दिए। 74 में ही कैथरीन ब्राइट करके एक लड़की, जिसका उसी तरह से उसने पीछा किया जैसे उसने जो मिसेस ओटेरो था उनका पीछा किया था। उसका पीछा करते करते वो उनके घर में घुस गया था। उस समय उसके भाई भी, उस कैथरीन के भाई भी वहाँ पे थे। और डेनिस ने फिर से वही प्लान किया कि उनको बोला एक दूसरे को बांध दे, क्योंकि वो यहाँ पे रॉबरी करने आया है और किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहता। इस बात को मान के उन्होंने एक दूसरे को बांध दिया। बांधते ही उसने दोनों को गोली मार दी। लड़का तो कुछ करके बच गया, लेकिन जो कैथरीन थी वो नहीं बच पाई। और हर खून करने के बाद वो मीडिया या पुलिस को लेटर भेज के अपने खून के बारे में बताता कि ये खून उसने ही किए हैं। और उसने यहाँ तक भी लिखा कि ये सारे जो खून उसने किए हैं वो किसी एक्स फैक्टर के इन्फ्लुएंस में किए हैं। मतलब वो ऐसा बोल रहा था कि कोई सुपर नेचुरल फोर्स है जो इसको ये सब खून करने में मजबूर कर रहा है। ये बीटी के नाम भी उसने खुद का इसी सब लेटर्स में मेंशन किया है। एक और लेटर में इसने ऐसा मेंशन किया था कि एना विलियम्स करके एक महिला का वो 1979 में खून करना चाहता था। वो जब महिला अपने घर में नहीं थी तब डेनिस वहाँ पे घुस गया था उसके घर में और उसका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन जिस टाइम में उसको आना चाहिए था उसके बहुत ही ज़्यादा बाद में वो आई और डेनिस इतना देर वेट नहीं कर सकता था, घबरा के वो वहाँ से भाग गया। और इस चीज़ से मतलब वो इतना ज़्यादा पागल हो गया था, मतलब वो खुद को ब्लेम कर रहा था, एकदम पागल जैसा हो गया था कि कैसे उसने इस महिला को छोड़ दिया, कैसे वो महिला इसके चुंगल से मतलब बच गई। तो सोचिए दोस्तों ये मतलब खून करने का ऐसा जुनून कैसा रहा होगा, आप सोचिए। और जब भी ये किसी महिला का पीछा वगैरह करता तो वो एकदम उसके ऊपर पागल हो जाता था, मतलब ऑब्सेस जिसको बोलते हैं।
जैसे हम लोग भी किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, तब आप ये फीलिंग सोच सकते हैं कि एक महिला के ऊपर वो कैसा ऑब्सेस्ड हो गया था और उसका खून करने के लिए जैसे पागल हो गया था वो। अब 1985 में एक 53 ईयर ओल्ड महिला मैरीन हेज, उसकी भी इस बीटी के किलर ने खून कर दी। अब खून करने के बाद ये डेनिस जो कि चर्च का प्रेसिडेंट था, उसके बॉडी को वो चर्च में लेके गया। दोस्तों ये आप सीन सोचिए और इमेजिन कीजिए ये सीन। उसका खून करने के बाद वो उसकी बॉडी को अपने चर्च में लेके गया और चर्च में लेके जाके उसके बॉडी को चर्च के अलग अलग जगह में जो BDSM पोजीशंस है उन पोजीशंस पे उसने उस बॉडी को रखा, डेड बॉडी को, और वहाँ पे उस डेड बॉडी की उसने फ़ोटो खींची। और ये जो पूरी चीज़ें थी, जैसे उसको मारना, उसका पीछा करना, टॉर्चर करके फिर ये बॉन्डेज पोजीशंस में उसकी तस्वीरें खींचना चर्च में, इन सब का उसने नाम दिया प्रोजेक्ट कुकी। मतलब ये अपने जितने भी सारे खून करता था उनका नाम वो प्रोजेक्ट करके बोलता था। जैसे मतलब उसके दिमाग में कोई रिग्रेट ही नहीं था। साइकोपैथिक किलर्स में यही होता था कि उनका कोई दया भावना ऐसी कोई चीज़ नहीं होती उनके अंदर। उनके हिसाब से वो लोग जो कर रहे हैं, जो ये जो विक्टिम्स रो रहे हैं या फिर उनको दर्द हो रहा है, वो इनको महसूस नहीं होता था। और ये सब चीज़ें ये डेनिस के लिए बस प्रोजेक्ट जैसी थी। 1988 में फिर इसने ऐसे ही ओटेरो फैमिली जैसी एक और फैमिली के 3 सदस्यों को मार डाला था। और 1991 में आकर इसने अपने फाइनल विक्टिम डिलोरिस डेविस का खून किया। ये उसकी फाइनल और 10th विक्टिम थी। अब दोस्तों ये जो 1991 का खून हुआ, इस खून के बाद पता नहीं किस वजह से ये सारे खून बंद हो गए। मतलब डेनिस ने खून करना बंद कर दिया था और उसकी ज़िंदगी अच्छी तरह से चल रही थी। उसकी बेटी की भी शादी हुई। लेकिन दोस्तों 2004 में एक अखबार में एक आर्टिकल ऐसा आया जिसके आने के बाद मतलब ये डेनिस फिर से एक्टिव हो गया। उसकी जितनी भी चीज़ें उसने दबा के रखी थी, इमोशंस, वो फिर से बाहर आ गई थी। वो आर्टिकल ये था कि इतने सालों तक ये बीटी के किलर का कोई भी पता पुलिस नहीं लगा पाई थी और ये जो बीटी के टास्क फोर्स भी बनाया था पुलिस ने, वो भी इसको नहीं पकड़ पा रही थी। तो ये जो केस है, पूरा बीटी के केस है, तो ये काफ़ी कोल्ड हो गया था, मतलब इतना एक्टिव नहीं था। और इसी बारे में ये एक अखबार में, विचिटा के एक अखबार में ऐसा एक आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल को पढ़ते ही ये डेनिस, जो कि मतलब ये अटेंशन का भूखा आदमी था, उसको हर समय उसको न्यूज़ में रहना पसंद था। तो इसने किया कि इसने सोचा कि ये जो पुराने जो लेटर्स थे, जैसे उसने भेजे थे वैसे लेटर्स ये फिर से दोबारा से पुलिस को भेजने लगा ताकि ये फिर से न्यूज़ में आ जाए। अब उसने काफ़ी सारे 11 लेटर्स ऐसे भेजे। उन लेटर्स में वही सब चीज़ें थी। उसने अपने क्राइम के बारे में कन्फेस किया था। कुछ प्रूफ्स भी इसने दिए, जैसे जिन विक्टिम्स को इसने मारा है उन विक्टिम से ये कुछ चीज़ें ले आता था, जैसे किसी का ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई चीज़ें, और उन चीज़ों का फ़ोटोग्राफ खींच के ये उन लेटर्स में देता था ताकि ये प्रूफ हो कि ये डेनिस ने ही ये सारे खून किए हैं। लेकिन उनका जो लेटर हेड है जिसका नाम वो देता था, वो किसी और का नाम वो देता था, खुद का वो नहीं देता था ऑब्वियसली। और ऐसा करते करते एक बार डेनिस ने एक्चुअली पुलिस से ये पूछ लिया कि क्या वो फ्लॉपी डिस्क में भी कुछ लिख के उनको भेज सकता है, क्योंकि वो हाथ से नहीं मतलब शायद लिखना चाहता था। तो पुलिस को उसने ऐसा बोला कि क्या मैं फ्लॉपी डिस्क में आपको ये सब दे सकता हूँ, और क्या फ्लॉपी डिस्क को ट्रेस किया जा सकता है। और पुलिस ने उसको बोला कि हाँ तुम ऐसा दे सकते हो, फ्लॉपी डिस्क में हम लोग इसको ट्रेस नहीं कर सकते। और यही वो चीज़ थी, यही वो ब्रेक थ्रू था दोस्तों जो पुलिस के काम आई। क्योंकि ये डेनिस शायद खून करने में तो ये माहिर था, लेकिन टेक्नोलॉजी में ये बिल्कुल जीरो था। उसको पता नहीं था ये सब चीज़ें कैसे काम करती है, इंटरनेट, फ्लॉपी, कंप्यूटर वगैरह। और दोस्तों 16 फरवरी 2005 को डेनिस ने एक फ्लॉपी में अपने क्राइम्स का इजहार किया। बहुत सारी चीज़ें उस फ्लॉपी में लिखी और उसको पुलिस को दे दिया। और पुलिस जबकि चालाक थी, उन्होंने उस फ्लॉपी का जो मेटा डाटा है, मतलब उसके अंदर का जो हिडन डेटा है, उसको चेक किया। तो वहाँ पे ये फ्लॉपी कहाँ पे यूज़ हुई है, वो सब सारे इन्फॉर्मेशन उनको मिल गए। उनको पता चला कि ये जो फ्लॉपी है ये किसी क्राइस्ट लूथरन चर्च से कोई डेनिस है, उसने ये फ्लॉपी बनाई है। और फिर उन्होंने सर्च किया क्राइस्ट लूथरन चर्च, वहाँ पे डेनिस सिर्फ एक ही था जो कि उस चर्च का प्रेसिडेंट था, डेनिस रेडर। और इस गलती की वजह से दोस्तों 30 सालों के बाद ये डेनिस रेडर पकड़ा गया। लेकिन दोस्तों ये सारी जो चीज़ें थी
ये एक्चुअली थोड़ा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, क्योंकि हो सकता है किसी और ने उस चर्च से ये फ्लॉपी बनाई हो, नाम डेनिस का आ गया हो। तो अथॉरिटीज़ ने डेनिस के पीछे ये पुलिस लगा दी और वो इसके घर के आसपास चक्कर काटते रहे। अब दोस्तों 1974 में जब इसने ये वो ओटेरो किलिंग्स, इसका जो फर्स्ट किलिंग्स था वो किए थे, तब इसने उधर अपना सीमेन छोड़ दिया था और उससे पुलिस को उसका डीएनए मिल गया था। अब इसका ये जो डेनिस सामने आया है उसका डीएनए उस वाले डीएनए से मैच करना था। तो इसके लिए पुलिस ने उसकी जो बेटी थी जो वहाँ के यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, चालाकी से उसका डीएनए पुलिस ने हासिल कर लिया और वो डीएनए जब मैच किया तो एकदम मतलब परफेक्ट मैच ऐसा निकल के आया और अब कोई शक ही नहीं था कि ये डेनिस रेडर ही बीटी के किलर है। और ये ऐसा सबूत था जिसके आधार पर डेनिस को गिरफ्तार किया जा सकता है। दोस्तों 15 फरवरी 2005 को डेनिस को उसके घर के बाहर से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और पुलिस ने डेनिस को पूछा कि क्या तुम जानते हो तुमको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। तब डेनिस ने उनको बोला कि हाँ मुझे मालूम है आप लोग मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। उसको पुलिस देखते ही उसको मालूम चल गया दोस्तों कि उसका जो खेल है, ये 30 साल पुराना ये खून का खेल, वो अभी ख़त्म हो गया है। उसके बाद दोस्तों पुलिस ने, अथॉरिटीज़ ने इसके पूरे घर फिर गाड़ी वगैरह की छानबीन की और काफ़ी सारे एविडेंस मिले। जो विक्टिम्स के फ़ोटोग्राफ्स थे, कुछ बॉन्डेज पोजीशन में थे, उन विक्टिम से चुराए हुए कुछ नेकलेस, पर्स, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों ये डेनिस ने अपने घर में इधर उधर छुपा के रखी थी। काफ़ी मेहनत से छुपाई थी, कोई ट्री हाउस में छुपा के रखी थी। पूरे घर में इस तरह के सबूत पुलिस को मिले। और उसके अरेस्ट के बाद जब उसका इंट्रोगेशन हुआ तब डेनिस ने एक और ख़तरनाक खुलासा किया कि उसने बोला कि वो अपना अगला शिकार ढूंढ ही रहा था। तो काफ़ी अच्छा हुआ कि उसको अरेस्ट कर लिया गया, नहीं तो कोई और इस डेनिस का शिकार बन जाता। अब दोस्तों इसके ऊपर केस शुरू हुआ और 28 फरवरी 2005 को इसको 10 खून की सज़ा हुई। अब इतने सारे खून करने के बाद भी, जैसे पहले भी हमको कई केसेस में मालूम चला कि इतने सारे खून करने के बाद भी उनको फांसी की सज़ा नहीं हुई। और ये डेनिस के साथ भी ऐसा था। कैंसस स्टेट में ऐसा जो डेथ पेनल्टी है वो नहीं था, इस वजह से इसको 10 लाइफ सेंटेंस की सज़ा हुई। सोचे दोस्तों, यही तो चीज़ है कि इतने सारे खून करने के बाद भी अगर आपको उम्र कैद ही होती है, मौत की सज़ा नहीं होती है, तब तो इनका जो हौसला है ये सब और बढ़ जाएगा इन जैसे लोगों का। खैर जो भी हो, इसको 10 लाइफ सेंटेंस की सज़ा हुई और ये जब मतलब इसकी मृत्यु अब जेल में ही होगी, ये कभी भी बाहर नहीं आ सकता। जेल में दोस्तों इसको एकदम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, वो भी इसके प्रोटेक्शन के लिए ही, नहीं तो कोई और इस पे अटैक भी कर सकता है। और इसको पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा अपने सेल से बाहर जाने की अनुमति मिलती है ताकि वो नहा वगैरह सके, अपने कपड़े वगैरह धो सके, कोई एक्टिविटी एक्सरसाइज कर सके। तो दोस्तों इस डेनिस की कहानी यहाँ पे आके ख़त्म होती है। इसकी बेटी जिसका नाम है कैरी रेडर, इसने अपने फादर के साथ अपने रिलेशन के ऊपर एक किताब भी लिखी है। मतलब इसने ये सीरियल किलिंग किए हैं दोस्तों, लेकिन इसके परिवार का इसमें कोई हाथ नहीं है और इसके अरेस्ट होने के बाद इसके परिवार को एक्चुअली काफ़ी हैरेस किया गया था। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी इस बीटी के किलर की। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, और हो सके तो वो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मालूम चले कि मैं वीडियो कब अपलोड कर रहा हूँ। तो जल्द मिलता हूँ ऐसी एक और कहानी के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।